जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारा जो प्राइम टाइम शो आता है अनछुए पहलू, उसमें बहुत सारी खबरें हैं सर आज, और बहुत सारी अपडेट हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं और क्या कुछ इन दिनों क्षेत्र में चल रहा है, वो तमाम चीज़ें मैं अब आपके सामने पेश करने वाला हूँ एक एक करके। तो फटाफट जोड़ें भी, शेयर भी करें, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी समस्याएं हैं या ज़रूरी जानकारी है, वो कमेंट के माध्यम से आप पहुंचाएं भी। तो फटाफट जुड़ें ताकि मैं खबरों का सिलसिला शुरू करूं। ठीक है ना। बहुत सारी खबरें हैं सर आज, क्योंकि कल से, परसों से लेकर के और आज तक, परसों हमने लाइव किया था, उसके बाद कल मैंने लाइव कोई नहीं किया और आज मैं लाइव कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इन 2 दिनों का टोटल जो खबरनामा है, टोटल हमारे पिटारे में जितनी भी खबरें हैं क्षेत्र की, वो सारी मैं आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। नीतीश जी महाराज, भाई साहब, मैं ठीक है। सोहन वर्मा जी, राम राम भाई साहब, बिल्कुल जुड़िए। नीतीश जी जुड़ गए। लक्खी सैनी, नमस्कार सर आपको भी, और स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। हनुमान मीना, राम राम सर। लक्ष्मीकांत गौतम, नमस्कार जी, बिल्कुल नमस्कार सर। महेश उपाध्याय, राधे राधे जी। फटाफट जुड़ें जितने भी दर्शक हैं, ताकि दिन भर की तमाम खबरें मैं आपको बताने वाला हूँ, अपडेट बताने वाला हूँ, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ प्रशासन के तौर पर होने वाला है ना। क्योंकि तमाम अपडेट भी मैं आपको देता हूँ, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, परसों का जो अपना जो प्रोग्राम था ना, अपनी बात, परसों उसको रिकॉर्ड दर्शकों ने देखा सर। हाँ, परसों उसको सबसे ज़्यादा लोगों ने देखा, दर्शकों ने देखा। चंद्रभान जी हैं, बिल्कुल आपको भी नमस्कार भाई साहब। शोएब खान है, वेरी गुड। अशोक सैनी जी, राम राम सर। राम राम, बिल्कुल आपको भी। तो अपनी बात को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद करा है सर, और अपनी बात जो प्रोग्राम है ना, वो मज़ेदार चल रहा है। संतोष पारा सर जी, नमस्कार जी। रामनिवास गुर्जर, राम राम भाई साहब। संजय शर्मा, नमस्ते सर। बाबूलाल सैनी, बिल्कुल। जय श्री श्याम। मुकेश जंगम, राम राम सर। बहुत सारे हमारे नियमित दर्शक हैं जो रोज़ाना इंतज़ार भी करते हैं और जुड़ते भी हैं, कमेंट भी करते हैं, ज़रूरी जानकारियाँ भी देते हैं। लेखराम गुजर, राम राम। दीपेश कुमार जोशी, राधे राधे। रमेश बरडैलिया, राम राम, बिल्कुल राम राम सर। ठीक है ना। तो जुड़ो फटाफट, बहुत सारी खबरें सर आज, है ना। और क्या कुछ हो रहा। नीतीश भाई, राम राम। राकेश बैंसला, बजरी खनन के मामले में बिल्कुल बताऊंगा सर। अजय जी, गंगापुर की न्यूज़ हमेशा सही समय और करते रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही रहती है भाई साहब। पवन जी हैं, गुड इवनिंग सर। राम सिंह जी हैं, लाला माली, सियाराम बैरवा, नीतीश शर्मा, बार बार मत करो। निकुंज जोशी, राम राम भैया। लेखराम गुर्जर, राम राम सर, है ना। 1-2 बार आप जब कमेंट कर देना, उसके बाद बार बार कमेंट मत किया करो, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो थोड़ा सा। और कोई फ़ोन नहीं करे। नमस्ते दीनूलाल जी, बिल्कुल नमस्ते सर। CHA की पेमेंट, बिल्कुल। नवाजिश खान जी, आज मैं इस मुद्दे को मैंने लिख लिया है, नोट भी कर लिया है कि CHA ऐसी पोस्ट है सर जिन बेचारों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, और अब वैक्सीनेशन आपने बच्चों का शुरू कर दिया है, इनकी ड्यूटी आपने फिर लगा दी। लेकिन क्या करें, इनको कुछ तो दो। कितने महीनों से आप इनको आश्वासन देते आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे सर। सुना दीजिए गंगापुर सिटी खबर। नहीं सर, अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मुझे मालूम है अभी कितने दर्शक जुड़े हैं और कितने मुझे जोड़ने हैं। एक जेब बहुत कटी है, हाँ बिल्कुल। आज जेब का तराशी की जो घटना है ना गंगापुर में, वो बहुत हुई है सर। उस पर भी आऊँगा मैं, वो खबर भी आपको बताऊँगा। संतोष पारा सर जी, अजय जी, पिपलाई गाँव के ओवरब्रिज की खबर, हाँ बिल्कुल, ये मैंने पहले भी बता दी सर। वहाँ जा कर के मैंने लाइव भी दिखा दिया, तो बिल्कुल मुझे ध्यान है उसका। और नीतीश भाई, बार बार मैसेज ना करें। हनुमान मीना, बजरी कब चालू होगी, बिल्कुल उसको लेकर के भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है। तो जैसे जैसे दर्शक जुड़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मैं वैसे वैसे आपको खबरें बताता चला जाऊंगा। नीतीश जी कह रहे हैं अभी नाली साफ़ नहीं हुई अभी तक। ठीक है। रामचंद्र सैनी, राम राम। विकास रैंकवाल, कोरोना की क्या खबर है, बिल्कुल बताऊँगा। अंकुर गोयल, राम राम, बिल्कुल भाई साहब। सर आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करें आप, है ना, इंतज़ार भी करा करें। मेरी जैसी आपकी सोच है ना, वैसी मेरी सोच है। हर खबर पर नज़र रखता हूँ, हर खबर की अपडेट, हर खबर का विश्लेषण तैयार करता हूँ मैं। आपने देखा होगा कई बार आप कमेंट पहले कर देते हैं, जबकि वो खबर
मैं पहले लिख चुका हूँ और उसकी अपडेट देने के लिए बिल्कुल आने वाले समय में उसकी अपडेट देने के लिए तैयार भी रहता हूँ, लेकिन आप पहले ही कमेंट कर देते हैं इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अंकुर जी हैं, तेज सिंह गुजर जी हैं, सुरेंद्र पारा सर, CHA की सैलरी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस पर बात करेंगे। चेतन गौतम जी हैं, राधे कृष्णा जी, जीतराम सैनी, मेघराज गुजर, बहुत सारे दर्शक हैं। ऋषिकेश मीना रेगुलर दर्शक हैं हमारे, बिल्कुल नियमित देखते हैं। संतोष कुमार गुप्ता, राम राम भाई साहब आपको भी, ठीक है। 9 ग्रुप में शेयर कर दिए जिसमें 5 रोडवेज के ग्रुप हैं बिल्कुल बिल्कुल किया करें सर, बिल्कुल किया करें, और यही हमारी ताकत है सर, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, लाला राम जी है। चलिए अब खबरें शुरू कर दूँ, तो चलो आराम से रजाई में बैठो, कऊ पे ताप रहे हो तो कऊ पे तापो, ठीक है। और अब जी न्यूज़ पोर्टल पर अजय भारद्वाज अनछुए पहलू में आपको बता रहा है दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट, अपने क्षेत्र में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ होने वाला है, वो सारी खबरें। ओके सर, चलिए अब सुनते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं उनको लेकर के, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आज तारीख है 4 और बार है मंगलवार, साल चल रहा है 2022, 2021 हो चुका है ख़त्म, ओके। और जनवरी की 4 तारीख है, 12 मंगलवार, ठीक है। अब चलते हैं आगे, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की अगर खबरों की बात करें, ठीक है ना, पहले बड़े लेवल पे बात करते हैं, तो और ज़्यादा खबरों में मुझे दम नज़र नहीं आया। एक खबर ज़रूर है, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो सेकंड टेस्ट मैच चल रहा है उसको लेकर के अपडेट अगर किसी दर्शक के पास हो कमेंट में डाल देना, बिल्कुल डाल देना। कारण ये है कि वो मैच अभी चल रहा था जब तक मैंने खबर लिखी तब तक, तो इसलिए मैंने उसकी अपडेट लिखना जो है ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन आप में से कोई भी दर्शक है तो वो डाल देना, क्या कंडीशन भारत की है, क्या कंडीशन दक्षिण अफ्रीका की है, क्या हम सेकंड टेस्ट मैच में जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। 1-0 से भारत आगे है, ओके। चलिए अब बात करते हैं राज्य सरकार की खबरों की। प्रदेश स्तर पर क्या कुछ हो रहा है शेयर करते चलिए सर, लोगों को जोड़ते चलिए। राजस्थान हाईकोर्ट में कल से वर्चुअल सुनवाई होगी, ठीक है ना। कोरोना को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कल से लेकर के और 14 जनवरी तक अब व्यक्तिगत रूप से सुनवाई नहीं होगी, वर्चुअल जो सुनवाई है वो शुरू करेगा हाई कोर्ट, ठीक है। और रोटेशन के आधार पर 75% स्टाफ ही अब उपस्थित होगा अदालत में। तो ये भी एक नियम जो है वो जारी कर दिया है कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। अच्छा, अंकुर गोयल जी कह रहे हैं इंडिया 55 पे 2, गोलू सेन जी कह रहे हैं इंडिया 40 पे 1 इसीलिए मैंने नहीं डाली थी ये, क्योंकि अपडेटिंग है ना ऐसी चलती रहती है सर, इसीलिए, ठीक है ना। चलो मैं बता दूंगा वो आपको। अगली खबर, ये जो खबर मैंने बताई ये तो हाई कोर्ट अदालतों से संबंधित थी। उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, वो 17 जनवरी से शुरू होने वाली हैं और 5 फरवरी तक वो एग्ज़ाम चलेंगी। प्रैक्टिकल जो लगेंगे बच्चों के वो सीनियर क्लास के, वो 17 जनवरी से शुरू होने वाले हैं और 5 फरवरी तक वो चलेंगे। विद्यालय स्तर पर लेने के लिए ही इनकी इजाज़त दे दी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, ठीक है ना। तो सारे बच्चे अच्छी तैयारी भी करें और बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर के जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया ना, बच्चों ने दिखाया है, मैं सलाम करता हूँ सर उसको, बिल्कुल मैं सलाम करता हूँ। इस पर भी चर्चा ज़रूर करूँगा मैं। डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर, नवाजिश खान कब चाहिए बता पेमेंट बिल्कुल बिल्कुल उज़ैर भाई उनको संतुष्ट करो आप, सही बात है ये। गगन गुप्ता कह रहे हैं कि मेरी 25 कितनी यार भाई, बहुत ज़्यादा लिख दिया आपने, 2.5 लाख की जेब कट गई क्या? हाँ 25,000 बिल्कुल ठीक है ना, वो गलत लिख दिया था आपने थोड़ा सा, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा आपकी, ठीक है ना। चलिए, तो दूसरी बात ये है कि प्रायोगिक परीक्षा जो है, प्रैक्टिकल जो हैं सीनियर बच्चों के, वो शुरू होने वाले हैं और ये लगेंगे सर आपके, जो मैंने डेट बताई है आपको कि 17 जनवरी से 5 फरवरी तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। प्रदेश भर में इन दिनों 15 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको लग रहा है टीकाकरण, यानी कोवैक्सीन जो है उनको लगाई जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ सर, इसका जो फीडबैक मिल रहा है, इसका जो आउटपुट मिल रहा है, इतना शानदार है। बच्चे जिस उत्साह के साथ इसको लगवा रहे हैं ना, मैं सलाम करता हूँ बच्चों को।
और उनसे ज़्यादा सलाम करता हूँ उनके पेरेंट्स को, अभिभावकों को और स्कूलों को। हम बड़े लोगों में तो फिर भी भ्रांतियाँ थी, गलतफहमियाँ थी, डर था। मैं ये कह रहा हूँ ये जो नई पीढ़ी है ना सर, ये बड़े उत्साह के साथ इस वैक्सीनेशन को करवा रही है, बिल्कुल करवा रही है। और मैं सारे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ, डरने की, पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने आसपास ऐसा सुरक्षा चक्र बना लीजिए, डोज लेनी ही है, टीकाकरण आपको लगवाना ही है। और आप सब बहुत उत्साह के साथ में इसको कर रहे हैं और इस काम को करते रहें। जो लक्ष्य है ना, मुझे नहीं लगता जैसे सीएम गहलोत ने कहा ना कि 31 जनवरी तक हमको लक्ष्य हासिल करना है, मैं ये कह रहा हूँ सर 15 जनवरी तक ही हासिल कर लेंगे हम। इन बच्चों में इतना उत्साह है कि ये 15 जनवरी तक टोटल वैक्सीनेट हो जाएंगे। सारे बच्चे बहुत जोशो खरोश के साथ में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं पूरे राजस्थान में, तो ये अच्छी बात है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोवैक्सीन लग रही है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नॉर्मली अगर कहीं बुखार वगैरह कुछ भी होता है ना, तो बिल्कुल डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल सेफ हैं। बहुत सारे बच्चों पर परीक्षण होने के बाद में किसी वैक्सीन को मान्यता मिलती है। इतनी आसानी से ये वैक्सीन आपको नहीं लग रही है। कई चरणों से, कई दौरों से गुजरने के बाद में ये वैक्सीन आप तक पहुंची है। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें और जिस तरीके का उत्साह आपका बना हुआ है वो बना रहना चाहिए। लगवाएं, ज़रूर लगवाएं, सुरक्षित रहें, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के ये है, और आशा से ज़्यादा टीकाकरण इन दिनों चल रहा है और उम्मीद ये है कि जल्द ही हम ये इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। लेकिन एक ताज्जुब की जो खबर है वो मेरे सामने आई कि शिक्षा विभाग ने इसको लेकर के अलग से स्कूलों के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया, यानी बच्चों को वैक्सीनेशन करवाना है। ये बड़े अफसोस की बात है। जिला कलेक्टर ने आदेश निकाल दिए हैं, चिकित्सा विभाग ने निकाल दिए हैं, है ना, राजस्थान सरकार ने आदेश निकाल दिए हैं, मगर शिक्षा विभाग जो है उसने अभी तक स्कूलों को ये आदेश नहीं निकाले हैं कि बच्चों का टीकाकरण करवाना है। बड़ी ताज्जुब की बात है। इस मामले में शिक्षा विभाग को भी कहीं ना कहीं गंभीरता दिखानी चाहिए। टीचरों का जो इन्वॉल्वमेंट है, टीचरों का जो सहयोग है वो सराहनीय है, चाहे निजी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीट का बवाल। रीट का बवाल क्या है? एग्ज़ाम लग गई, 31,000 के पद 32,000 कर दिए विशेष, और निकाल दिए 1,000 पद, और इनकी विज्ञप्ति भी जारी कर दी। सब्जेक्ट वाइज, जिला वाइज जहाँ जितनी वैकेंसी हैं उनकी नियुक्ति अब सरकार देने वाली है। लेकिन एक चीज़ है जिसने सोचने पर मजबूर किया है, और वो क्या है? बहुत सारे लोग हैं ना जो मेरी बात से सहमत भी होंगे। आपको याद होगा, ध्यान में भी होगा, पिछले 6 महीने से 3rd ग्रेड के जो शिक्षक हैं, 3य श्रेणी के जो शिक्षक हैं, उन्होंने तबादले के लिए आवेदन किए थे ना, और इनकी तादाद है लगभग 85,000 से ज़्यादा आवेदन राजस्थान सरकार के पास में पहुंच चुके थे। आप नई नियुक्तियां देना चाहते हैं, जिले वाइज जो रिक्तियां हैं उसके हिसाब से नियुक्तियां देना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए साहब कि जो खेल आपने खेला था ना, ये तबादलों वाला, हर विधायक को बिल्कुल आज़ादी दे दी और हर विधायक ने अपना अपना वो दे दिया, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आप आवेदन करें, 3य श्रेणी के जो शिक्षक हैं उनका तबादला होगा, ये है वो है। 6 महीने हो गए इस प्रक्रिया को, 85,000 से ज़्यादा आवेदन आपके पास पड़े हुए हैं। कहाँ डाल दिया? ठंडे बस्ते में। शिक्षकों ने इसको लेकर के गुहार लगाई है शिक्षा मंत्री से और सीएम गहलोत से कि साहब ये नियुक्तियां बाद में करना, पहले तो आपने जो वैकेंसीज निकाली थी ना तबादलों को लेकर के, उनमें ट्रांसफ़र करो, वो तबादले तो करो आप। ये तबादले जो है ना, इन पे भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है सर, बिल्कुल लगा हुआ है। आपने ये कही थी कि हमने पारदर्शिता रख दी है इनमें, ऑनलाइन आप बिल्कुल आवेदन करें, उस हिसाब से हम 3य श्रेणी के शिक्षक जो हैं इनका तबादला करेंगे। 85,000 से ज़्यादा आवेदन आपके पास में आ चुके हैं पिछले 6 महीने में। आप नई भर्तियां करने को तो तैयार हैं, लेकिन पिछले जो मामले हैं इनको तो सॉल्व करो।
अभी तक तो उन्हीं का कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला आपने। इनको लेकर के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है इन्होंने कि पता कैसे चलेगा किस ज़िले में कितनी जगह है, कितनी जगह वैकेंट हैं, उसी हिसाब से तो आप नियुक्ति करोगे महाराज। तो ये भी एक बड़ा मामला है। रीट से जुड़ा एक और मामला है। 32,000 की आप पोस्टिंग देने वाले हैं, विज्ञप्ति आपने निकाल दी, फॉर्म अप्लाई आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन 32,000 में भी 5,000 ऐसे परीक्षार्थी हैं सर जिन पर तलवार अभी भी लटक रही है। और ये परीक्षार्थी कौन हैं? ये वो हैं जिनको विशेष कैटेगरी में, जिनकी विशेष विषय को इसमें शामिल ही नहीं किया है और जो बीए के समकक्ष हैं, स्नातक के समकक्ष हैं। इनका ये कहना है, 5,000 के समथिंग है इनकी तादाद, कि 2016 की भर्ती में, 2018 की भर्ती में आपने हमको शामिल किया था, मगर 2021 की भर्ती में आपने हमको शामिल क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? 32,000 में से 5,000 ऐसे हैं जिन पर तलवार अभी भी लटक रही है। यानी रीट जो है ना, वो विवादों में थी, विवादों में है, और मुझे उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में ये विवादों में ही रहेगी। आनन फानन में फैसले लिए हैं आपने, कोई तैयारी नहीं की सर, पहले से कोई तैयारी आपने नहीं की है। आप 10 जनवरी से इनके आवेदन भरवा रहे हैं, सब्जेक्ट वाई, डिस्ट्रिक्ट वाई रिक्तियों के हिसाब से इनको पोस्टिंग भी आप दे देंगे। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि पिछले 6 महीने से आप जिन आवेदनों को ले रहे हैं ना ट्रांसफ़र के लिए, उनका क्या हुआ? उनको तो करवाओ, वो आपने अभी तक नहीं करवाए। और इसमें बहुत सारे विधायकों की बल्ले बल्ले हुई है। खुल करके कह रहा हूँ, साफ कह रहा हूँ, और ये खुद सीएम साहब भी जानते हैं। जब उन्होंने शिक्षकों की मीटिंग ली थी और शिक्षकों से पूछा था कि क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और जब शिक्षकों ने एक स्वर में कहा था हाँ साहब तबादले के लिए पैसे हमने दिए हैं। गलत नहीं कर रहा हूं सर मैं, जो है आपके सामने है, मीडिया से कुछ नहीं छुपा, लोगों से भी कुछ नहीं छुपा, सब कुछ जरूरी है बताना आपको। जो भी काम करो पारदर्शिता के साथ करो। और पालन विभाग इनके पास है, ठीक है। बजरी खनन पे से सुप्रीम कोर्ट ने रोक हटा दी। लगातार हमारे दर्शक पूछते रहते हैं अजय जी बजरी खनन को लेकर के क्या हुआ। आज इनकी जन सुनवाई थी पीसीसी में, और क्या महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं आपको बता रहा हूँ कि खनन मंत्री जो प्रमोद जैन भाया जी हैं, उनका एक तो बड़ा बयान ये आया है कि राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में अब गौशाला बनेगी। राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनेगी। नोट कर लेना इसको, बनेगी कि नहीं बनेगी। वादे तो बहुत करते हो साहब, गौशाला बना भी दोगे आप, मगर इन गायों की हिफाजत, इन गायों का रखरखाव, इन गायों का ट्रीटमेंट, जाकर के गौशालाओं की कंडीशन देखिए आप क्या है। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। गंगापुर सिटी की जितनी भी गौशालाएं हैं उनको हम देखते हैं, आवारा पशुओं की यहाँ क्या कंडीशन है, कितना उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, कितना चारे पानी की व्यवस्था है, ये सब देखता हूँ सर मैं। थोती घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा कि साहब हर ग्राम पंचायत में हम गौशाला खोल देंगे। खोलिए साहब, व्यवस्थाएं कौन करेगा? इन गायों के लिए व्यवस्थाएं कौन करेगा? इनके ट्रीटमेंट की, इनके चारे पानी की व्यवस्था करेगा कौन? ये भी तो यक्ष प्रश्न है। वोट बैंक के लिए घोषणाएं तो सारी सरकारें बड़ी बड़ी कर देती हैं, चाहे ये सरकार हो चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन कुल मिलाकर के ये है इन घोषणाओं को धरातल पर कितना उतारा जाता है। आज उन्होंने कहा कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला का निर्माण किया जाएगा। करो साहब, करो, देखते हैं हम कितनी गौशालाओं का आप निर्माण करते हैं, कितनी गौशालाओं के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाते हैं, कितनी गौशालाओं को आप सुविधा देते हैं। ठीक है। अगली खबर, अवैध बजरी खनन को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है और हम धीरे धीरे जो बजरी खनन का मामला है इसका सरलीकरण कर रहे हैं, और इन दिनों बजरी सस्ती भी हो गई।
माधोपुर नज़र नहीं आ रहा आपको? बहुत जगह आपने बिल्कुल आवंटन भी कर दिया, खनन भी हो गया, चालू भी कर दिया आपने। सवाई माधोपुर में अभी भी अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। आपने यहाँ कोई भी ब्लॉक आवंटित नहीं किया है। कब करेंगे इस कार्रवाई को? तो दो बड़ी खबरें हैं, गौपालन मिनिस्टर और खनन विभाग के जो मंत्री हैं प्रमोद जैन भाया, उनके लिए नोट कर लेना सर। आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड सवाल उनसे ज़रूर किया जाएगा। कितनी गौशालाएं आपने खोली हैं, कितनी सुविधाएं उनको दी हैं। बजरी खनन में आप कह रहे हैं बजरी सस्ती होगी, सॉरी सर, गंगापुर सिटी में, सवाई माधोपुर जिले में आज भी बजरी उतनी ही महंगी है जितनी पहले थी। यहाँ लोग आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ कितनी जो बजरी खनन है उनको लाइसेंस मिलने वाला है और क्या पोजीशन रहने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने कहा कि कोर्ट के निर्देशानुसार अब बजरी खनन होगा और बजरी सस्ती हुई है। बजरी सस्ती नहीं हुई महाराज, आपके यहाँ हुई होगी, हमारे यहाँ तो अभी भी वही कंडीशन है। पुलिस धरपकड़ भी कर रही है, ट्रॉलियों को जब्त भी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है और बजरी अभी भी वही 10,000, 11,000, 12,000 में आ रही है। कोशिश करें। प्रदेश में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण, ये तो सही बात है, ये सही बात है। और ओमिक्रॉन हो या कोरोना हो, इनके मामले लगातार बढ़ते रहे हैं। वातावरण में इन दिनों नमी है और ये इन्हीं दिनों में अपना ज़्यादा प्रकोप दिखाता है। ठीक है, लेकिन अगर WHO की बात करें या एक्सपर्ट की बात करें तो उनका ये कहना है कि सब ये आखिरी दौर है, ये आखिरी दौर है। 2022 के अंत तक आते आते कोरोना हो या ओमिक्रॉन हो, इनका बिल्कुल अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक उसी हिसाब से तैयारियां कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की, दवाइयों की, सब चीज़ों की। ठीक है, लेकिन मामला तो बढ़ रहे हैं, मामले तो बढ़ रहे हैं और हॉट स्पॉट बना हुआ है जयपुर। सबसे ज़्यादा केसेस अगर कहीं आ रहे हैं तो वो जयपुर में आ रहे हैं। अगर अब तक की मैं बात करूं, बहुत 3 गुना 4 गुना रफ्तार से बढ़ रहा है सर ये। अब समझ में ये नहीं आता कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है या सैंपलिंग तेज़ी से बढ़ रही है। गौर करना आप मेरी बातों पर, कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है या सैंपलिंग तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि बीच में सैंपलिंग बंद हो गई थी भाई साहब। देखो, सच्चाई से मुंह फेरने से सच्चाई डूबेगी नहीं। सैंपलिंग बंद हो गई, RT-PCR की टेस्टिंग बंद हो गई, है ना। जब टेस्टिंग ही बंद हो गई तो केस बंद हो गए। अब तेजी से जब मामला उठा तो आपने सैंपलिंग बढ़ा दी, तो अब केस भी बढ़ाएंगे। यही हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, वो यही रहा है और शुरू से यही होता आ रहा है। अगर आज की बात करूं मैं, अब तक की पोजीशन आपको बताऊं, तो देखिए कि पिछले 24 घंटे में 1137 नए केस आए कोरोना के, 1137, और इनमें से सर्वाधिक 745 केस जयपुर में आए हैं। सबसे ज़्यादा केस मिले जयपुर में। और अगर मरीजों की, एक्टिव मरीजों की बात करूं तो 3183 एक्टिव मरीज हैं इस समय पूरे राजस्थान में जिनका इलाज चल रहा है, 3183। ठीक है, बच्चों को भी अभी अपनी जद में ले रहा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं सर इससे। अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी को 192 बच्चों की सैंपलिंग की गई थी, जिनमें से 27 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे सर, 27 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। तो बच्चों में भी ये संक्रमण अब तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है और WHO और एक्सपर्ट का भी कहना है कि साहब देखिए, ओमिक्रॉन का संक्रमण तेज़ी से होता है लेकिन ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, मौत के आंकड़े इसमें सबसे कम है। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी बात है डोजेज पर ज़्यादा ध्यान दें, एक बात। दूसरी बात, प्रोकॉशंस, जो सुरक्षा हम अपना सकते हैं वो तो हम अपनाएं सर, वो बिल्कुल अपनाएं आप। मैं भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब जाता हूँ या ऐसे एरिया में जाता हूँ, बिल्कुल मास्क लगा करके जाता हूँ सर। तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो तो कम से कम हम करें, डेफिनेटली करें। ठीक है ना, बच्चों का वैक्सीनेशन चल ही रहा है, उनको मोटिवेट करें, बच्चों से बिल्कुल कहें टीका लगवाना ही है, और कोई इलाज नहीं है ना हमारे पास,
और कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। तो बिल्कुल बच्चों को भी मोटिवेट करें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपना खान पान, अपनी दिनचर्या बिल्कुल अच्छी रखें, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जब फर्स्ट फेज़ हमने कर लिया, सेकंड फेज़ हमने पार कर लिया, तो ये तो फिर अंत है, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन मामले बढ़ ज़रूर रहे हैं, संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, सेपरेशन तेज़ी से बढ़ रहा है प्रदेश में। अभी कुछ दर्शक पूछ रहे थे भाई साहब बरसात होएगी कि? बिल्कुल होएगी। देसी भाषा में बात करूँ तो भाई मावट होएगी। पहले भी राहत दी है और अब हो सके भगवान ने चाहिए अगर मावट होगी। आज रात सू चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, आज सू ले आज 4 तारीख है और 9 तारीख तक यह प्रकोप रहेगा। कई क्षेत्रों में बारिश होएगी, सवाई माधोपुर और करौली जिला भी वहाँ शामिल है, जिनमें मेयो बरसेगो, मावट बरसेगी। फायदो ये नुकसान कहीं को ना, हाल तो है ना, सब फसलन में फायदो, पानी की भी बचत है, बिजली की भी बचत है, चल बह दो, अगर हो जाए तो बढ़िया। लेकिन समस्या कहीं है, ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी है मौसम विभाग ने। कई क्षेत्र ऐसा है जिनमें ओलावृष्टि हो सके, बहुत थोड़ी सी टेंशन की बात है, नहीं तो और चीज़ों से डरबा की जरूरत को नहीं। लेकिन हाँ, मौसम विभाग ने आधा दर्जन से अधिक जिलान को अलर्ट घोषित किया है, जिनमें बरसात हो सके, ओलावृष्टि हो सके, मावट बरसेगी। सर्दी की बात करा, तापमान में उतार चढ़ाव है ना, शीतलहर है थोड़ी, मतलब गलन जो के ठहरी है ना, देसी भाषा में कहते ठहरी ज़रूर है वातावरण में, तो ठहरी ज़रूर है। लेकिन कुल मिला रहा है कि ठीक है, आगे चला और मावट चालू हो जाएगी। एक और चीज़ 21 जनवरी से शेयर करता रहो है ना, 21 जनवरी से रेल मंत्रालय को एक उपक्रम है RSRTC वहाँ एक नई सुविधा शुरू करी है। सुविधा जोरदार है और उस सुविधा में क्या है, 13 दिवसीय दक्षिण भारत की धार्मिक यात्रा रेल विभाग अब आपको देने वाला है। 13 दिन की ये यात्रा होगी, दक्षिण भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको रेलवे के द्वारा आप देख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसमें प्रति व्यक्ति जो खर्चा है वो 12,285 रुपये का, यानी एक व्यक्ति का जो टिकट है वो 12,285 रुपये का टिकट है। और इसमें दक्षिण भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो आपको दिखाए भी जाएंगे स्टेशन से, और धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए बसों की व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं जो है वो रेलवे डिपार्टमेंट आपकी कर रहा है, ठहरने की है, आने की है, जाने की है, रुकने की, खाने पीने की, वो सारी व्यवस्थाएं रेलवे आपके लिए उपलब्ध करवा रहा है। शानदार योजना है, एक अच्छी पहल है रेलवे डिपार्टमेंट की, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे लोग लालायित हैं जो जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनके लिए भी एक शानदार योजना है। ये दिसंबर में भी शुरू होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से और वो जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारी ट्रेनें जब रद्द हो गई तो इसको बढ़ा दिया गया था। अब ये 21 जनवरी से हिंदुस्तान में शुरू होने वाली है। और इसमें मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि 21 जनवरी को जालंधर कैंट स्टेशन से सुबह ये ट्रेन रवाना होगी और 21 जनवरी से और 2 फरवरी तक की ये यात्रा है, जिसमें आप दक्षिण भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका भ्रमण कर सकते हैं। और जो किराया है वो प्रति व्यक्ति मैंने आपको बताया 12,285 रुपये है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रेल मंत्रालय की एक अच्छी पहल इसको कही जा सकती है। सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी बिना किसी टेंशन के। राज्य स्तर की एक और खबर है, पटवार भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। सारा काम हो गया, दस्तावेज़ों की जांच भी हो गई, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं दी है। और मैं आपको बता दूं 5,378 पद हैं ये, जिन पर नियुक्तियां देना है। तो इसको लेकर के विज्ञापन सौंपा गया है, गुहार की गई है कि साहब ज़्यादा से ज़्यादा इन पदों पर अब नियुक्तियां आप दे दें, ठीक है ना। ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी। राज्य स्तर की कुछ ऐसी खबरें हैं जो इनको मैंने नोटिस किया है। कल पिंक सिटी प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से रूबरू हुए, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई भी। कुछ चीज़ें अच्छी भी थी और उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ में, बहुत ही रिजर्व नेचर के साथ में, गंभीरता के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल करके बताई भी थी। और ये अच्छी बात है, जब कोई सूबे का नुमाइंदा है, सूबे का नेतृत्व वो जो व्यक्ति कर रहा है,
और वो खुल कर के अपने दिल की बातें अगर कहें तो वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है। एक तो उड़ान योजना जो है महिलाओं के लिए, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि ये एक ऐसी योजना है जो महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार किया जाए। बिल्कुल होना चाहिए। अच्छी योजनाएं हैं, अगर वो चलती हैं आती हैं तो बिल्कुल सब उसका समर्थन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए फिर वही बात आती है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि कांग्रेस है या बीजेपी है या पार्टीबाजी करेंगे। मेरा ये कहना है कि आप चाहे कितनी बड़ी योजनाएं बना लें सर, लेकिन अगर वो योजनाएं सिर्फ कागज़ों में रहती हैं तो उनका कोई सेंस नहीं है सर, वो सेंसलेस योजनाएं हैं। लेकिन अगर योजनाएं धरातल पर उतरती हैं तो ज़्यादा अच्छी हैं। जैसे अपनी बात में मैंने आपको एक महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी थी कि अगर आपके पास में ज़मीन नहीं है तो भी आप केसीसी बनवा सकते हैं, अगर आप पशुपालक हैं तो, है ना। पशुओं पर भी केंद्र सरकार, अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये योजना केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं है, और अभी शुरू हुई है। हो सकता है अभी फॉर्म भी ना मिल रहे हों या बहुत सारे बैंकों को जानकारी भी नहीं हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अगर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, योजना अगर आपने चला दी और उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है ना सर, तो ऐसी योजना को चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेरोज़गारी भत्ते की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सर, बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको बेरोज़गारी भत्ता एक साल से नहीं मिल पा रहा है। कारण क्या है आप मालूम करिए। किसान सम्मान निधि की योजना है, इस मुद्दे को मैंने बहुत बार उठाया है सर, बहुत बार उठाया है। केंद्र सरकार सीधा खातों में पैसे डालती है, अच्छी बात है। 6,000 रुपये देते हैं आप साल भर में, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे किसान ऐसे हैं सर जिनका नाम कट गया, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो इसके लिए डिज़र्व करते हैं, लेकिन आपका पोर्टल बंद है। नए किसान हैं वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो कुल मिलाकर के ये है, योजनाएं ऐसी बने, सोच ऐसी हो कि जिनको प्रैक्टिकली हम फेस करें। प्रैक्टिकली वो चीज़ें जो नज़र आ रही हैं उनमें सुधार की ज़्यादा आवश्यकता है। अब थोथी घोषणाएं तो कितनी कर दें, इतने 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए दे दिए, इतने 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए दे दिए, काम कहाँ हुआ प्रभु, वो तो बताओ, काम हुआ कहाँ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काम कहाँ हुआ है वो ज़्यादा मायने रखता है। घोषणाएं तो आप कितनी कर दो, लोगों को घोषणाएं कर करके आप कह दो कि साहब मैं तो प्रत्येक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर दूंगा। घोषणा है, घोषणाओं में क्या लगता है आपका साहब, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। जितनी घोषणाएं होती हैं, घोषणाएं वही करें, वादे वही करें जिनको आप पूरा कर सकें। जिन बातों को सर, बहुत सारे मामले हैं ऐसे, चाहे राजस्थान सरकार के हों चाहे केंद्र सरकार के हों, जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो वो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो इन चीज़ों पर निगरानी ज़रूर रखें। दूसरी बात, आप लोग भी अपनी आवाज़ बुलंद करें सर, इन मुद्दों को उठाएं, मीडिया को बताएं कि साहब राजस्थान सरकार की या केंद्र सरकार की ये घोषणा थी, इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ताकि कम से कम इन तक हम अपनी बात तो पहुंचाएं कि सर आपने घोषणा की थी मगर नील बटा सन्नाटा है, फील्ड में जाकर के देख लो। बैंक लोन नहीं दे रहे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना थी, अभी चलाई थी मुख्यमंत्री गहलोत ने। ठेली वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, रोज़ाना के जो मजदूर हैं जिनकी श्रमिक डायरी हैं, साहब उनको 50,000 तक का लोन हम देंगे। मैं ये कह रहा हूँ सर, ऑनलाइन अप्लाई भी हो गया, सारे काम हो गए, मगर बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपने बाही लूटने के लिए घोषणा तो कर दी, मगर आपने बैंकों से कंसल्ट किया ही नहीं है, आपने बैंकों की राय जानी ही नहीं है, और उनको 50,000 रुपये नहीं मिल रहे उनको। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं दिन भर में, अजय जी हम अप्लाई कर चुके हैं, हम ये कर रहे हैं, बैंक ये कहते हैं सॉरी कोई लोन नहीं है। तो कुल मिलाकर के थोथी घोषणाएं नहीं करें सर, झूठे वादे नहीं करें लोगों से, आप बेवजह के सपने ना दिखाएं लोगों को। जो कर सकते हैं, जिस चीज़ में आप सक्षम हैं, आप उसी की जिम्मेदारी लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये राज्य स्तर की बड़ी खबरें थी सर। अब बात करते हैं जिले वाइज में सबसे पहले जिला लेते हैं हम करौली, ठीक है, हमारा पड़ोसी जिला है। नए पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने आज पदभार संभाल लिया, ठीक है। आज वो पहुंचे और
एएसपी प्रकाश चंद्र और डीएसपी मनराज ने उनकी अगवानी की। जवानों ने उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद में उन्होंने जो अधिकारी थे उनके साथ बैठक भी की है, क्राइम की रिपोर्ट भी ली है और अब देखते हैं क्या किस तरह का उनका काम रहता है। वहीं एसपी मृदुल कछावा, उनका विदाई समारोह बहुत ही भावपूर्ण रहा सर और लोगों ने भावनात्मक विदाई दी एसपी मृदुल कछावा को। युवा थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब ये तो पार्ट ऑफ जॉब है, ट्रांसफ़र भी होंगे, तबादले भी होंगे, उनको जाना भी पड़ेगा और वो गए भी हैं और उपायुक्त उनको बना दिया गया है जयपुर, वहाँ जाकर के उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। लेकिन उनसे जुड़ी हुई एक खबर और आई कि जब वो अपना सामान लेकर के और जयपुर जा रहे थे तो उनका सामान लेकर के जो बोलेरो जा रही थी उसका जयपुर पहुंचने से पहले एक ट्रक ने उसको टक्कर मार दी और उसमें ड्राइवर की जो है मौत हो गई सर। ये मामला भी आया था। एसपी मृदुल जी भी साथ साथ जा रहे थे, दूसरी गाड़ी में थे वो, और उनके सामने ये हादसा पेश हुआ है। और जो मरा है टूंडाराम मीना, वो पास के गाँव का रहने वाला है, करौली ज़िले में। उसके 2 मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए और वो एसपी साहब का जो सामान है उसको जयपुर पहुंचाने जा रहा था। तो ये एक हादसा ज़रूर पेश हुआ है। और ज़िले के कई गांवों में किसानों को रात में बिजली मिल रही है। पहले भी मैंने ये मुद्दा उठाया है, 70 साल हो गए, इतनी सरकारें आकर के चली गई, करोड़ों रुपए आपने बिजली पर खर्च कर दिए। शर्म नहीं आती आपको कि आप अभी तक किसान के छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं ना, उनका समाधान नहीं कर पाए। वोट लेने के लिए आपको किसान नज़र आता है मगर किसान की तकलीफें आपको नज़र नहीं आती। लगातार हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहते रहते हैं कि साहब रात में बिजली मत दो, सिंचाई के लिए कैसे ये इस सर्द भरी रातों में, और जब कोहरा पड़ रहा है, ठंड पड़ रही है, बर्फ़ जम रही है, वहाँ आप चाह रहे हैं कि किसान जाकर के पानी मोड़े? अच्छा लग रहा है आपको? हर साल कितने किसानों की मौत हो जाती है सर इस सर्दी की वजह से जब वो जाकर के वहाँ सिंचाई करता है। पहले की सरकारें आई, वो कह करके चली गई नहीं साहब सारे ब्लॉक दिन के चलेंगे, रात को कोई ब्लॉक नहीं होगा। मित्रपुरा, बौली, बहुत सारे क्षेत्रों से मेरे पास में सूचना आ रही है कि साहब वहाँ किसानों को रात में बिजली दी जा रही है। करौली ज़िले के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें रात को बिजली दी जा रही है और किसान मजबूर है रात को सिंचाई करने के लिए। इसको लेकर के आज जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया है उन्होंने। तुलसीपुरा, धांधुपुरा और राजपुर के जो किसान हैं उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है कि साहब माफ़ी चाहवा पर दिन में दे दो हमको लाइट। सुन लो महाराज, इनकी खूब कमाई कर रहा तुम बिजली विभाग वाला, खूब राजस्व की वसूली हो रही है, तो ये किसानों क्यों नहीं सुनो? दिन में ही बिजली दो और नहीं तो रात में ये अधिकारी को ले जाओ और उनसे कहो खेत में एक रात गुजार देखो, जब पता पड़ो कहीं कंडीशन हो। यह हालात है, तो उनने आज ज्ञापन दिया है। हिंडौन पुलिस कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए अवैध देसी कट्टे और कारतूस के साथ में एक आरोपी है इस्लामुद्दीन निवासी मेहताबपुरा, उसको गिरफ्तार किया है और उसे माल उन्होंने बरामद किया है। वहीं मासलपुर पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। खेत पर सिंचाई के दौरान पानी देने की बात को लेकर के झगड़ा हुआ था और इस मामले में FIR दर्ज हुई थी और आज इसको लेकर के गिरफ्तारियां भी मासलपुर पुलिस ने की हैं। और हाँ, जो मैं बता रहा था, SP का सामान लेकर के जो ड्राइवर जा रहा था वो ठालेन का पुरा का रहने वाला था, टूना मीना, जिसकी मौत हो गई थी। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की। ठीक है ना, शेयर कम कर रहे हो सर आप लोग, बहुत कम शेयरिंग चल रही है, बहुत कम लोगों को आप जोड़ रहे हो सर। ठीक है, तो सवाई माधोपुर ज़िले तो भरतपुर जिले के संयुक्त निदेशक प्रशांत कुमार, उन्होंने आज गंगापुर सिटी के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस पे तो मैं बात करूँगा और खुल के बोलूँगा ना, आप भी कमेंट करना। कुछ दिन पहले CMHO भी आए थे ना, बिल्कुल फटकार लगा करके गए, बहुत सारे दिशा निर्देश दे करके गए, सब कुछ बता करके गए, रंगाई पुताई मरम्मत सब शुरू हो जाएगी, जाले धूम से हटाओ, सफाई कर दो, ये कर दो, वो कर दो। आज भी गंगापुर सिटी हॉस्पिटल के हालात वैसे की वैसे ही है, जस के तस हैं, बिल्कुल जस के तस हैं। किसी को शर्म नहीं आती, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे ऊपर बैठे हुए अधिकारी हों, किसी को शर्म नहीं आती सर। मैं बिल्कुल खुल करके कह रहा हूं इस बात को। आपको मैं बताता हूं
गंदगी का आलम वही है, पर्ची काउंटर आज भी एक है, ठीक है ना। मतलब कहीं किसी प्रकार के सुधार की कोई गुंजाइश लगी नहीं रही। जब आपको ये लग रहा है कि ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर रहा है, जो सफाई की जिम्मेदारी है, हटाते क्यों नहीं हो आप उसको? जब आपको ये लग रहा है कि पीएमओ जिम्मेदार है और पीएमओ जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहा, तो आप हटाते क्यों नहीं है उनको? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते आप? डॉक्टरों के चैम्बर आज भी आपको खाली मिलेंगे, दवाइयां आज भी हॉस्पिटल में नहीं है, आज भी पेशेंटों की लंबी लाइन लगी हुई मिलेगी आपको। मगर इतना जरूर कहूंगा सर, आज मैंने भी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है, सुधार एक चीज में हुआ है। एक तो अब चद्दरें रोज बदली जा रही हैं, बेडशीट रोज बदली जा रही हैं, ठीक है। लेकिन आज जो संयुक्त निदेशक आए सर, आज उन्होंने भी आज फटकार लगाई है कि सुधार कुछ हुआ ही नहीं है हॉस्पिटल में। गंगापुर सिटी हॉस्पिटल में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। सोचने समझने की जो शक्ति है ना, कॉमन सेंस है, वो छीन हो गया। मुझे तो ताज्जुब होता है इस बात का। आपको और हमको जैसे को अगर कोई जिम्मेदारी दे देते ना, तो तुम और हम ज़्यादा अच्छे हालात कर सकते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे ना, वो हालात नहीं सुधार पा रहे अभी तक इस गंगापुर सिटी हॉस्पिटल के। तुम्हारे निरीक्षण का कोई फायदा नहीं हुआ। लगातार कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, लगातार बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हॉस्पिटल में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा है। और आज इसको लेकर के उन्होंने भी फटकार लगाई है। प्रशांत कुमार जी आज आए थे वो, और निरीक्षण किया उन्होंने। ऑक्सीजन प्लांट है उसका भी निरीक्षण उन्होंने किया है, लेकिन वो संतुष्ट नजर नहीं आए। जो सफाई का ठेकेदार है वो तो सर ऐसे घूमता है, मतलब आप ताज्जुब करोगे। कोट पैंट प्रेस नहीं टूटती सर उसकी। सफाई कर्मचारियों के पास में कोई ड्रेस कोड नहीं है, उनके पास में कोई आईडी नहीं है। जबकि उस दिन जब सीएमएचओ साहब आए थे तो ये कह करके गए थे, मुझे ड्रेस कोड चाहिए, मुझे सबका आईडी कार्ड चाहिए। कहाँ है, कितना अप्लाई हुआ, ये तो बता दो आप। और अगर आप नहीं कर पाए तो आप जैसा बेशर्म डिपार्टमेंट कोई नहीं है, आप जैसे बेशर्म अधिकारी कोई नहीं है। ना आप पर विधायक की बातों का असर हो रहा है, ना आप पर उच्च अधिकारियों की बातों का असर हो रहा है, तो फिर किसकी मानोगे आप, ये तो बता दो। वैसे के वैसे हालत पड़े हैं हॉस्पिटल के। आपने सुधार के नाम पर कुछ नहीं किया, बस बेड सीटें बदलने लग रहे हैं। और यही कंडीशन है गंगापुर सिटी हॉस्पिटल के। आमजन देखना चाहो, जाना चाहो, जागरूक होना चाहो, आवाज उठाना चाहो, बिल्कुल उठानी चाहिए सर, करनी चाहिए कार्रवाई। किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही। हालात वैसे के वैसे बने हुए हैं। फिर क्या फायदा हुआ निरीक्षण का? फिर क्या फायदा हुआ अधिकारियों के आदेश देने का? फिर क्या हुआ विधायक साहब के वहां जाने का? आप सुधार करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये कंडीशन है गंगापुर सिटी के हॉस्पिटल की सर। एक मिनट रुकना सर। चलिए आगे खबर मैं बताता हूं। और उमाशंकर जी तिवारी जो हमारे मलारना से संवाददाता हैं, उन्होंने भी आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें बताई है। मलारना डूंगर हाईवे पर ट्रक व इको जो कार है उसमें ज़बरदस्त टक्कर हुई थी और उसमें कार चालक बुरी तरह से घायल हो गया था। इसमें एक की मौत भी हुई थी। भाड़ौती में उनका इलाज चल भी रहा है, जो गंभीर रूप से घायल हैं। और भाड़ौती मोड़ की ये घटना है। उसके बाद में शाम को भी एक एक्सीडेंट और हुआ था, जो उमाशंकर जी ने वहाँ से लाइव दिखाया था। दर्शकों से मेरा निवेदन है, हर खबर को देखा भी करो और शेयर भी किया करो। सिर्फ अनछुए पहलू या अपनी बात को शेयर नहीं करना है, हर खबर को शेयर करना है अगर हमको ताकत देनी है तो। अगर आपको अपनी आवाज़ उठानी है, आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, तो हर घटना हमारे लिए मायने रखती है सर, हर शेयरिंग हमारे लिए मायने रखता है। मगर आप लोग उस काम को भी ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। जामबाई कॉलेज का मामला जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर पर अवैध वसूली को लेकर के, अनियमितताओं को लेकर के पहले भी छात्रों ने जम करके हंगामा करा था। आश्वासन दिया था कि साहब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कहानी जस की तस है। आज स्टूडेंट फिर मैदान पे उतरे, कलेक्ट्रेट के सामने जम करके हंगामा किया, प्रदर्शन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आप जयपुर आइए, मुझे पूरा मामला समझाइए, इसका करेंगे। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि मैं कुछ देर में माधोपुर पहुंचने वाला हूं। कुल मिलाकर के छात्रों की एक ही मांग है, जामबाई कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए।
क्या होगा देखना पड़ेगा भविष्य में। खंडार पुलिस ने आधा दर्जन चोरियों करने के मामले में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है साहब। अच्छा काम किया है, अच्छा खुलासा किया है। आरोपी से एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी खंडार पुलिस ने बरामद किए हैं। आरोपी सांवलिया गुजर भावपुर का रहने वाला है और इसने आधा दर्जन से ज़्यादा वाहन चोरी की वारदातों को भी कबूल किया है कि हाँ साहब मैंने ये किया है। तो कुल मिलाकर के जो है खंडार पुलिस उसने अच्छी कार्रवाई की है। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर ज़िले की। हमारे ज़िले से हाँ वहीं की मैं बात कर रहा हूँ, बौली है ना। बौली में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की अगर बात की जाए और वैक्सीनेशन की बात की जाए तो 420 छात्र छात्राओं का आज टीकाकरण किया गया है। कुल मिलाकर के रफ्तार थोड़ी सी धीमी है, लेकिन बच्चे पूरे उत्साह के साथ में, पेरेंट्स पूरे उत्साह के साथ में कोऑपरेट कर रहे हैं सर, और ये अच्छी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर की क्या कुछ खबरें हैं, पहले मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बेवकूफ़ नहीं हूँ जो यहाँ सर्दी में बैठ करके और आपको तमाम खबरें दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप शेयर ज़रूर करें। बहुत कम लोग जुड़े हैं अभी तक। चलिए गंगापुर सिटी की खबरें मैं आपको बता देता हूँ। उदयपुर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। महज 12 से 15 घंटे में ही चोरी के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गोयल हॉस्पिटल के जो मालिक हैं डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, उनके यहाँ चोरी हुई थी और 4.5 लाख या 5 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण ये चोरी हुए थे। इसको लेकर के उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी और पुलिस ने लगातार टीम वर्क किया, CCTV फुटेज खंगाले और उसके आधार पर एक आरोपी आज़ाद को गिरफ्तार किया। नाम आज़ाद है मगर अब कैद है। ये आज़ाद कौन है? बहुत सारे दर्शक हमारे समझ भी गए होंगे, जो नियमित दर्शक हैं। आपको याद होगा पहले भी कुछ चोरियों के मामले में मैं खुद इसको पकड़ करके ले गया था उदयपुर थाने पुलिस में। ठीक है ना, जब गंभीर जी यहाँ थानाधिकारी थे तब लेके गया था मैं। एक बार उससे पहले भी लेकर के गया था जब जगदीश जी भारद्वाज यहाँ पर थानाधिकारी हुआ करते थे उदयपुर थाने के। ये स्मैक चाहिए, नशे का आदी है सर, और गंगापुर में ज़्यादातर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं तो स्मैक चाहिए और नशे वाले लोग ही दे रहे हैं सर। बिल्कुल, ये बात पुलिस प्रशासन भी जानता है, आम जन भी जानता है, सबको पता है। जब तक नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक गंगापुर सिटी में अपराध नहीं रुक सकता। और ये वही आज़ाद है। और आज़ाद जैसे न जाने कितने स्मैकची हैं जिनको कई बार मैं और पदम जी लाइव भी दिखा चुके हैं। खूब याद होगा, बहुत सारे दर्शकों को तो चेहरा ही याद होगा, बहुत सारे दर्शकों को चेहरा याद होगा। इनमें से बहुत सारों को तो नशा मुक्ति केंद्र पर भेज भी दिया गया है, वो वापस लौट करके आ गए। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के पुलिस ने शानदार काम किया है, धन्यवाद की पात्र है उदयपुर पुलिस थाना। लेकिन ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारा सर, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारा। साल 6 महीने में अगर एक कार्रवाई आप कर रहे हैं तो इसमें पीठ थपथपाने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंज अभी बहुत हैं आपके सामने, चुनौतियाँ अभी बहुत हैं आपके सामने। ठीक है ना, आज़ाद को आपने पकड़ लिया, इसको पकड़ना मुश्किल भी नहीं था, इसको पकड़ना मुश्किल भी नहीं था। मैं आपको बता दूं, मुश्किल उन लोगों को पकड़ना है जिनमें बड़ी वारदातें हुई हैं, उनका खुलासा करना अब बहुत बड़ा चैलेंज है गंगापुर सिटी पुलिस के लिए भी, यहाँ के पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के लिए भी। अग्रवाल समाज की आज अग्रवाल धाम से जो शुरू हुई थी यात्रा महालक्ष्मी की, धूमधाम से निकली सर, शानदार जश्न था। पूरा शहर जो है वो बिल्कुल धार्मिक रंग में रंग चुका था। महिला और पुरुष हज़ारों की तादाद में उसमें नजर आए। जगह जगह उसका स्वागत भी किया गया, सामाजिक संगठनों के द्वारा पुष्प वर्षा भी की गई, प्रसाद वितरण भी किया गया। मैं ये कह रहा हूँ पूरा शहर जो है धार्मिक माहौल में, धार्मिक रंग में रंग चुका था, शानदार थी। मगर इसी जो रैली है, इसी जो अभियान है, इसका एक और चीज़ जो निकल करके सामने आई दूसरी, वो ये हुई कि आज बहुत सारे लोगों की जेब भी कटी है। जेब तराशी की घटनाएं बहुत हुई हैं, जिनमें से एक मैंने भी दिखाई थी और कुछ पदम जी ने भी दिखाई है। कौन है साहब ये लोग?
अब गंगापुर के प्रत्येक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे चालू हैं, पुलिस कंट्रोल रूम से उनका संपर्क है। कार्रवाई कौन करेगा? तलाश कैसे कर पाओगे? कड़ी से कड़ी आपको जोड़नी पड़ेगी, घटनाओं के एविडेंस आपको जुटाने पड़ेंगे। मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं है। आज बहुत ज़्यादा वारदातें हुई हैं सर, जब लोगों की जेब काटी गई है, पैसे लुटेरे लूट करके निकल गए। भीड़ का, माहौल का, उत्साह का उन्होंने फ़ायदा उठाया और इन वारदातों को अंजाम दिया है। बहुत सारे लोग हैं, किसी के 30,000 गए हैं, किसी के 25,000 गए हैं, किसी के 39,000 रुपये हैं जो जेब पर हाथ साफ कर दिया। बहुत वारदातें हुई हैं, जबकि पुलिस प्रशासन साथ था, एसडीएम साथ चल रहे थे, आगे पीछे सब जगह पुलिस थी, फिर भी घटनाएं घट गई, है ना। यानी कि पुलिस प्रशासन से ज़्यादा शातिर हैं चोर, पुलिस प्रशासन से ज़्यादा शातिर हैं बदमाश, जो अपना काम कर गए और पुलिस देखती रह गई। चुनौतियां बड़ी हैं, काम बहुत करने हैं, छोटे छोटे काम करके अपनी पीठ थपथपा नहीं सकती गंगापुर सिटी पुलिस। वृद्ध दंपति के साथ लूटपाट की जो घटना हुई, उसको लेकर के पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर आज पीड़ित परिवार से मिले, उन वृद्ध दंपतियों से मिले और बहुत भावुक भी नजर आए, क्योंकि जो घटना उनके साथ घटी थी ना सर, हकीकत में अगर देखा जाए एज ए पत्रकार तो मुझे भी बहुत द्रवित किया उस घटना ने, क्योंकि गंगापुर सिटी में इस तरह की घटनाएं कभी सामने आई नहीं सर, कि घर में घुस करके किसी को और पैर काटने की कोशिश की गई हो, कड़े निकालने की कोशिश की गई हो, 1.5 लाख रुपए जो उनके रखे थे उनको लूट करके ले गए। तो एक द्रवित करने वाली घटना तो ज़रूर थे। और गंगापुर सिटी पुलिस के लिए, एएसपी सुरेश जी के लिए, डिप्टी मुनीश जी के लिए और तमाम थाना अधिकारियों के लिए ये घटना बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है सर। इसमें आप जी जान से जुड़ जाइए। डिप्टी साहब से मेरी इसको लेकर के बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं कड़ी से कड़ी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और बहुत जल्दी हम इसका खुलासा भी कर देंगे। सर बेस्ट ऑफ लक। जो जहां जैसी मदद आपको चाहिए आमजन की या किसी की भी, बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के अपराध पर लगाम कसने की जिम्मेदारी अब आपकी है और मुस्तैदी के साथ आपको ये काम करना पड़ेगा। घटनाएं घट रही हैं, वारदातें हो रही हैं, आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है, इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की बनती है। आज ये घटनाएं हुई हैं। आगे चलते हैं। वैक्सीनेशन शानदार चल रहा है। आज 2-3 स्कूलों से मैंने भी आपको लाइव दिखाया था, बड़े स्कूलों में जिनमें 2-2 टीम बना करके चिकित्सा विभाग ने और वैक्सीनेशन, सर बच्चे बहुत खुश हैं। मैं ये कह रहा हूँ जितने दिमाग में भ्रांतियाँ थी ना, ये तो हमारे बड़ों के आई थी, बच्चों की तो कोई भ्रांतियाँ ही नहीं है। और मुझे ये लग रहा है जैसे सीएम गहलोत ने कहा ना कि 31 जनवरी तक हमको लक्ष्य हासिल करना ही है, ये तो बहुत पहले हो जाएगा, 15-16 जनवरी तक ही हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ आ रहे हैं। अभिभावकों ने भी बिल्कुल अपनी सहमति दे दी है कि जाइए अपना वैक्सीनेशन करवाइए और अपने आसपास एक सुरक्षा कवच बना लीजिए, ताकि कोरोना, ओमिक्रॉन जैसी जो वेरिएंट हैं, डेल्टा हैं, इनसे हमारी सुरक्षा हो सके। बच्चों ने जम करके वैक्सीनेशन करवाया है। आप देखिए कल 5400 या 5500 बच्चों ने कल करवाया था, लगभग 5500 बच्चों ने ही आज वैक्सीनेशन करवाया है। 5500 बच्चे एक दिन में मायना रखता है सर। और विद्यालयों को भी मैं सलाम करना चाहूँगा सर, विद्यालय के स्टाफ ने, वहाँ के प्रशासन ने शानदार काम किया है, बच्चों को अच्छी तरीके से मोटिवेट भी किया है। बच्चे आगे बढ़ करके उत्साह के साथ में वैक्सीनेशन करवा भी रहे हैं। अब की आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो आज लगभग 5500 बच्चों का टीकाकरण हुआ है। कल हमारे पास में 12,000 डोज थी, जो कल और आज में समाप्त हो गई। अभी मेरी थोड़ी देर पहले BCMHO महोदय से बात हुई है, उन्होंने कहा कि 10,000 डोज और हमारे पास में आ चुकी है। यानी ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अपने बच्चों को बिल्कुल घबराने ना दें, कुछ हल्का फुल्का खिला पिला करके स्कूल भेजें और बिल्कुल उसको वैक्सीनेट करवाएं, लगवाएं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, कुछ बच्चों ने मुझे फ़ोन किया था, कुछ पेरेंट्स ने मुझे फ़ोन किया था, साहब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र अभी 15 नहीं हुई, थोड़ी बहुत घट रही है। कोई बेचारा 15 और 14 के बीच में फंसा हुआ है, चाहता ये है कि मुझे भी सर मैं भी वैक्सीन लगवाना चाहता हूँ, पर अब क्या करूँ साहब, रिकॉर्ड के मुताबिक मेरी उम्र जो है वो 15 नहीं हुई, तो इसलिए मुझे मना कर दिया। सही बात है, आते हैं ये इशू। मैं ये कह रहा हूँ आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार इसको लेकर के भी जल्दी कोई फैसला करेगी।
क्योंकि सरकार पहले से ये चाह रही थी कि 12 साल से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनका टीकाकरण होना चाहिए। तो आने वाले दिनों में आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे 14 से 15 के बीच में भी आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी सरकार इसको लेकर के भी निर्णय ले लेगी ताकि उन बच्चों का भी टीकाकरण हो सके, ठीक है ना। लेकिन मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको सबको सलाम करता हूं सर। जितने भी बच्चे हैं, ये जो हमारी नई जनरेशन है ना सर, ये बहुत एक्टिव है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इनमें बहुत उत्साह है और ये बिल्कुल अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने का मादा ज़रूर रखते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा वैक्सीनेशन चल रहा है गंगापुर सिटी में। एक लाइव और देखा था पतम जी ने, खुदाई में निकली एक तिजोरी, मजदूरों में आ गई खुशी। शानदार, पड़ोसी भी आ गए, बड़ा उत्साह का माहौल था कि यार ये है क्या, बरसों पुरानी कोई तिजोरी थी जो खुदाई में निकली है। और ये मामला था जगदम्बा कटला फवारा चौक का, लेकिन अफसोस ये हुआ वो तिजोरी खाली निकली, उसमें कुछ निकला नहीं, है ना। तो थोड़ी सी मायूसी ज़रूर हुई। एक चीज़ और, CHA का मानदेय। सर ये CHA वो हैं जिनकी इमरजेंसी में आपने भर्ती की थी। ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके, अपनी बात में मैंने ये मुद्दा उठाया था स्वास्थ्य मित्रों का और CHA का, आपने इनको भर्ती कर लिया, इनको आश्वासन दे दिया कि साहब लगभग 7900 रुपये आपको पेमेंट मिलेगा। 3 से 4 महीने हो गए सर, इनको 1 रुपया भी पेमेंट नहीं मिल रहा, जबकि ये 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर जा कर के नौकरी कर रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हर दरवाजे तक ये अपनी गुहार लगा चुके हैं, तो फिर सरकार इनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही। विधायकों के खरीदने के लिए तो आपके पास गाड़ी के लिए तो पैसे हैं, हाँ शानदार गाड़ियाँ मिलने वाली है नए साल में विधायकों को, बहुत शानदार गाड़ी मिलने वाली है अलग से। शायद वो मेरे को ध्यान है, जहाँ तक XUV 700 कुछ ऐसी गाड़ी है वो मिलने वाली है। उसके लिए आपके पास पैसा है, मगर लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है ना। इन CHA को, है ना, इन स्वास्थ्य मित्रों को, इनको देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, जो 4-4 महीने से आपकी सेवा कर रहे हैं बिना कुछ कहे सुने। और अब CHA जो है ना वो बिल्कुल आंदोलन के मूड पे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है वो इस टीकाकरण का विरोध कर दें और सड़कों पर उतरें, प्रदर्शन करेंगे, साहब हमारा पहले का हिसाब क्लियर कर दो, उसके बाद ही हम अपनी जान जोखिम में डाल करके और वैक्सीनेशन में सरकार का सहयोग करेंगे। सोचना चाहिए इस बात को सरकारों को भी। उस तरह के वादे आपको नहीं करने चाहिए थे जिन बातों को आप निभा नहीं पाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सरकार से, प्रशासन से, सर इस मुद्दे को गंभीरता से देखें। जो CHA फील्ड में आपके लिए काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य मित्र आपके लिए काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन में अपनी जान जोखिम में डाल करके आपके लिए काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ में चल रहे हैं, तो क्या इतना भी उनका हक नहीं है कि वो कम से कम अपनी मेहनत का पैसा आपसे मांग सकें? जो वादा आपने किया था कम से कम वो आप पूरा करें उनका। और कोतवाली पुलिस ने आज संदिग्ध बिजली के सामान के साथ भरी हुई एक पिकअप पकड़ी है साहब, जिसका लाइव पदम जी ने दिखाया था। इसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया भी गया है और खंडार से ये लाई गई है। खंडार पुलिस को भी इस बारे में सूचना दे दी गई है, पूछताछ जारी है कि ये ठेकेदार का सामान है या चोरी किया गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएँ भी गंगापुर सिटी और उसके आसपास लगातार चल रही हैं सर। आज कहाँ की बत्ती गुल हो जाए, आज किस गांव में ट्रांसफार्मर चोरी हो जाए, सुबह तुमको खोखा खोखा मिलेगा, तो कोई नई और मामूली बात नहीं है, ये आम बात हो गई है अब गंगापुर सिटी और उसके आसपास के क्षेत्र में। ये कंडीशन है। तो आज वो गाड़ी को पकड़ा है, देखते हैं क्या कुछ निकल करके सामने आता है। सीवरेज का काम इन दिनों सैनिक नगर में चल रहा है। मैंने कल उसको लेकर के SDM साहब से भी सवाल जवाब किए थे। आज मैं वहाँ गया था और वहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने सवाल जवाब किए हैं। सीवरेज का काम अभी जो है वो अखंड ज्योति विद्यालय से लेकर के और यहाँ तक आया है मेन सैनिक नगर तक। अब ये काम यहाँ बंद हो जाएगा, पहले इसका पेच वर्क होगा, ठीक है, पहले इसका पेच वर्क होगा। उसके बाद में जब ये काम आगे चलेगा, एक्सिस बैंक तक जब ये आएगा, तो अब ये मेन रोड पर खुदाई नहीं होगा, बल्कि ये काम अब साइड में किया जाएगा, किनारों पे किया जाएगा। ये आदेश दिए हैं विधायक महोदय ने कि आप मुख्य सड़क को नहीं खोदेंगे, ये शानदार क्वालिटी के साथ बनी हुई सड़क है, इसको आप नहीं खोदेंगे, बल्कि अब आपको साइड में खोदना है। अच्छी बात है, मगर क्या सीवरेज साइड में खोदी जा सकती है? क्या सीवरेज के बड़े बड़े पाइप आप साइड में डाल सकते हैं? सोचने की बात। दूसरी बात, आज उन्होंने ये साफ कहा है कि अगर हम साइड में खुदाई करेंगे
तो सबसे बड़ी तो जो आपकी राइजिंग लाइन है ना पानी की, जो 2 मेन लाइन है वो टूटेंगी। एक दूसरा, जितनी भी फाइबर केबल जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल की जा रही हैं, जो दूरसंचार विभाग की हैं, चाहे किसी भी उसकी हो वो कंपनी की, वो टूटेंगी। और तीसरी बात, जितने भी घरों में घरेलू नल कनेक्शन हैं वो सब भी टूटेंगे। ये साफ कहा है उन्होंने, ये साफ कहा है उन्होंने कि साहब कल से हम पेचवर्क तो शुरू कर देंगे और आगे की खुदाई भी शुरू कर देंगे, मगर जो समस्या आएगी ना अब वो आम जन को आएगी अगर हमने साइड में खुदाई की तो। जबकि उनका यह कहना था कि एसडीएम महोदय हमको ये आदेश दे चुके हैं कि आप बिल्कुल रोड में ही खोदें, क्योंकि सीवरेज के बड़े बड़े पाइप है ना सर, उनको स्पेस अगर कहीं मिलता है, चैम्बर बनाने का कहीं मौका मिलता है तो वो सेंटर में मिल सकता है, साइड में तो सवाल ही नहीं है। साइड में तो राइजिंग लाइन जा रही है नलों की, उनको तोड़ दो, टूटेंगी वो, फिर लोग महीने तक चिल्लाते रहेंगे, लोगों को पानी मिलेगा नहीं। पर क्या करें, कॉम्बिनेशन हो नहीं रहा, ना जलदाय विभाग कोऑर्डिनेशन कर रहा है सीवरेज के साथ में, ना सीवरेज कोऑर्डिनेशन कर रहा है जलदाय विभाग के साथ में। वो लाइन तोड़े जा रहे हैं, वो लाइन जोड़े जा रहे हैं, वो खुदाई करे जा रहे हैं, वो पेचवर्क करे जा रहे हैं, ऐसी की तैसी करके पटक दी इन सीवरेज वालों ने और अमृत योजना वालों ने इस शहर की। और एक चीज और बता दूं, यही की बात नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी गंगापुर सिटी से बुरे हालात हैं, जहां पर भी ये जो जल जीवन मिशन योजना का काम चल रहा है, टंकियों का निर्माण हो रहा है, वहां भी गड्ढे खोद दिए गए हैं, पाइपलाइन बिछाई जा रही है, ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्लीज़ हाथ जोड़ करके निवेदन है प्रशासन से, साहब इन कामों को तो देख लो, बड़ी बड़ी योजनाओं को तो आप अपने पास रखो, हमें ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साहब। लेकिन लोगों की जो छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं हैं ना, सड़कों की है, बिजली की है, पानी की है, कम से कम वो तो ढंग से उपलब्ध करवा दो आप। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, विभाग अपनी मनमानी कर रहे हैं। पीलौदा, खेड़ली, बगड़ाई, छोटी उदई, इनमें जा करके देखो आप क्या कंडीशन हो रही है। रोड खोद करके पटक दिए, नलों में ठोंटी नहीं लगाई, पानी बहता डोल रहा है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, आधी आबादी को पानी मिल गया, आधी को नहीं मिल पाया, कोई जवाब नहीं देता। ऐसे कैसे काम चलेगा? कहाँ से बन रही हैं ये योजनाएं? क्यों पानी की तरह पैसा बहा रहे हो आप, जब आपके पास में सिस्टम ही नहीं है, जब आप मॉनिटरिंग ही नहीं कर रहे हो, तो क्यों जनता के पैसे को आग लगा रहे हो महाराज? ये कंडीशन हो रही है। और ये एक जगह की बात नहीं है सर, कई जगह से शिकायत हो रही है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। बिल्कुल प्रशासन को, प्रशासन के आला अधिकारियों को देखना पड़ेगा। घर बैठे ऑफिसों में बैठ करके तनख्वाह लेने का अधिकार नहीं है साहब, फील्ड में भी उतरना पड़ेगा, जाकर के आपको वास्तविकता देखनी पड़ेगी। कई गांवों के हालात भी खराब हैं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत। बिल्कुल, अगर कोई बिस्ले वो लेना चाहे ना मेरे से लिस्ट मैं दे सकता हूँ साहब। छोटी उदय में जाकर के चले जाओ, आधी आबादी को पानी मिला, आधी को नहीं मिला, बाकी सड़कें खोद करके पटक दी। पीलोदा में कंडीशन ये है, हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहता है, सड़कें टूट रही हैं, ठेकेदार गायब, जनता भी सहयोग नहीं करती। यही कंडीशन छोटी उदय में हो रही है। कई गांव में ऐसे जल जीवन मिशन योजना पहुंच गई, काम चालू हो गया, कैसे चलेगा, कितने दिन में होगा, कोई सुनने पूछने कहने वाला है ही नहीं है साहब इनसे, और जनता त्राही त्राही कर रही है। ये कंडीशन है। तो गंगापुर में जो सीवरेज का काम चल रहा है उसकी स्थिति मैंने आपको बता दी, सैनिक नगर वाली। आगे चलते हैं। और एक ब्रेकिंग और आई हमारे पास में शाम को कि नादौती के सोप गांव का रहने वाला है लखीराम मीणा, जो पिछले 25 साल से मार्बल का काम कर रहा था मुंबई में। आज अचानक उसकी हृदय गति रुकने से मौत हो गई और बड़ी दुखद घटना थी सर। वहाँ जो लोग परिचित थे वो आज उसके शव को लेकर के और सोप पहुँचे हैं। और एक और मामला सामने आया है मेरे, अभी 1-2 दिन पहले हमने एक खबर लगाई थी, आपको ध्यान होगा, खंडीप में एक परचूनी की दुकान में आग लग गई थी और लगभग 10 लाख रुपए का सामान जल करके खाक हो गया था। उसने कुछ लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी वजीरपुर थाने में कि साहब ये मामला है। इस मामले में आज वजीरपुर थाने ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और आग किसने लगवाई? उसी दुकानदार का जो पड़ोसी था उसने। क्यों लगवाई? जलन की वजह से।
उसकी दुकान अच्छी चलती थी, उसकी दुकान ख़राब चलती थी, बस उसी के चलते उसकी आग लगवा दी और उसमें 3 बालिग और 1 नाबालिग जो है आरोपी उसको निरुद्ध किया गया है। दीपक गुप्ता, पिंटू मीणा और जयप्रकाश मीणा, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एक जो नाबालिग है उसको निरुद्ध किया है, बाल अपचारी को। बताओ आप, जलन कितनी बड़ी चीज़ है ना। मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही, इसकी क्यों अच्छी चल रही है, बस आग लगवा दी। खुद के दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। ये खुश क्यों हैं, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों है, मर जा तो कहीं जेराम जा पड़े। अब क्या कहें तो और बताओ आप, जलन का कोई अंत है क्या, ईर्ष्या का कोई अंत है, कोई अंत नहीं है। तो ये एक मामला जो था इसका वजीरपुर पुलिस ने खुलासा किया है। तो कुल मिलाकर के ये दिन भर की आज तमाम खबरें थी सर, ये तमाम अपडेट थी और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। और तमाम खबरें आपको मिल भी गई होंगी। सर्दी जो है कमी है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि हमारे आसपास के जो ज़िले हैं इनमें मावठ ज़रूर आएगी। तो आती है तो फसलों को अभी तो फ़ायदा है, ठीक है ना। पदम जी बिल्कुल अभी यहाँ से गए हैं, बिल्कुल पदम जी आज आए थे, पता नहीं कैसे वो आ गए। और आज बहुत सारी खबरें पदम जी ने ही मेरे को बताई थी और मैंने उनसे कहा भी था कि आप थोड़ा रुक जाएं, बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार करते हैं आपका और वो चाह रहे हैं कि साहब आप लाइव आएँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। उनकी ये कमज़ोरी है सर, ठीक है ना। लेकिन चलिए शुरुआत करेंगे फिर से कुछ नए फ्लेवर में और नए क्लेवर में। तो अभी जब तक हूँ तब तक मैं आपके साथ हूँ और ख़बरें आपको दिखाता रहूँगा, तमाम अपडेट आपको यहाँ की देता रहूँगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है, आप लोगों से मुझे एक बहुत बड़ी शिकायत है और बहुत बड़ी शिकायत ये है सर कि आप अपनी समस्याएं तो हमें बता देते हैं, आप चाहते भी हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो, मगर आप लोगों की सबसे गंदी आदत ये है सर कि आप हमारी खबरों को ना तो शेयर करते हैं। हाँ सर, शेयरिंग का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूँ, इम्पैक्ट बहुत होता है। अपने ग्रुप्स में भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, अपने अधिकारियों को भेजिए। कारण ये होता है उससे कि जब खबरें वायरल होती हैं, जब खबरें ट्रेंड करती हैं, तो फिर उसका इम्पैक्ट भी बहुत तेज़ी से होता है। ये तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। कई बार वायरल वीडियो है ना, वही हंगामा कर देते हैं ना। किसी ने नॉर्मल वीडियो बना लिया, उसको वायरल कर दिया, फिर देखो आप उसका क्या इम्पैक्ट नज़र आता है। तो वो चीज़ है कि आप दिन भर जो भी खबरें चलती है, आज देखिए आप उमा शंकर जी ने बहुत बढ़िया खबरें चलाई मलारना से, तुरंत ब्रेकिंग। बौली से प्रेमराज लगातार खबरें चलाते रहते हैं, बाटोदा से राजेंद्र जी बहुत सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। आप कितना शेयर करते हैं इनको? नहीं करते सर, इनको शेयर करें, एरिया वाइज भेजें इन खबरों को, तो इनका इम्पैक्ट होगा, हमें भी मज़ा आएगा कि हाँ हमारी खबर का असर हुआ है। तो ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। आपकी वजह से हम इतनी मेहनत करते हैं, आपकी वजह से निस्वार्थ भाव से हम इतना सारा काम करते हैं सर। हमारे रिपोर्टर इतना फील्ड में घूमते हैं, दौड़ते हैं बेचारे, मेहनत करते हैं, तब आप तक खबरें पहुंचाते हैं। आपके बिना साथ के ये संभव भी नहीं था और ना है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेंगी, आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपने मुद्दे उठाने पड़ेंगे। 1.5 साल किसानों ने संघर्ष किया सर, तब जाकर के 3 कृषि कानून वापस हुए। 14 साल से पाचना को लेकर के आपने क्या किया, बताओ मेरे को। सिर्फ राजनीतिक वादों की और राजनीतिक हाथों की कठपुतली बने हो आप। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। किसी भी किसान ने, किसी भी बड़े नेता ने, नेता तो अपना काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? क्या किसान का भी लामबंद हुए? क्या किसानों ने बड़े लेवल पर इस मुद्दे को उठाया? उठाने तो आप ही को पड़ेंगे, जागना तो आपको पड़ेगा, उतरना तो आप ही को पड़ेगा मैदान पर। सरकार अगर नहीं सुन रही है तो सरकार को सुनाना तो पड़ेगा। आपको अपनी जिम्मेदारी, अपनी भूमिका समझनी पड़ेगी सर। और हम हमेशा से यही चाहते हैं, जी न्यूज़ पोर्टल सिर्फ खबरें नहीं दिखाता, आपको जागरूक भी करता है। आपके अंदर एक एनर्जी पैदा करता है कि नहीं, संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा में जी रहे हैं, हमको सरकारें चुनने का अधिकार है, सरकारें गिराने का अधिकार है, तो फिर हमको अपनी आवाज़ भी बुलंद करने का अधिकार है, हमें अपने हक मांगने का अधिकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जो गाइडलाइन है उसके बारे में मैं बता दूं कि अभी जयपुर ज़िले के लिए ये वो ज़्यादा गाइडलाइन जो है
अभी हमारे यहाँ ऐसी कोई मामला नहीं है। गंगापुर सिटी में 2 ज़रूर केसेस आए हैं, लेकिन वो केसेस बाहर के थे, ठीक है ना। अहमदाबाद से यहाँ घूमने आए थे और वो चले गए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि वो फ़ोन और नहीं उठा रहे, कम वक्त वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अगर वो फ़ोन उठा लेंगे तो उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी चिकित्सा विभाग को, लेकिन वो फ़ोन भी तो नहीं उठा रहे। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के अभी स्थिति शांतिपूर्ण है और नियंत्रण में है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और मैं तो आप सबसे यही कहूँगा सर, कोविड के नियमों का पालन ज़रूर करें। जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं, बिल्कुल मास्क लगाएं। मैं आपको बताऊं सर, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन मैं, बहुत सारे दर्शकों ने मुझे देखा होगा, मैं इस मास्क का इस्तेमाल करता हूं हमेशा। दिन भर आप मेरे पास में इसी मास्क को देखते होंगे। ये बड़ी ज़ोरदार चीज़ है सर, सर्दी से भी सुरक्षा करता है और पूरे चेहरे को कवर करके रखता है। तो मास्क का भी बिल्कुल इस्तेमाल करें, जो कर सकते हैं वो तो करें सर, ठीक है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद और जय भारत।